कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, नो डाउट। और मेरा बताया हुआ टिप्स आपको बहुत काम आएगा, ये आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि हम एक जगह सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आईएएस आईपीएस 2 बार सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए, यूपी पीसीएस में फाइनल सेलेक्ट हुए, 2 साल वहाँ नौकरी की है, और राजस्थान और एमपी पीसीएस में भी 2 बार सेलेक्ट हुए। तो जिस व्यक्ति का सिलेक्शन इतनी जगह हुआ उससे पढ़िए, वो बताएगा कि कैसे सिलेक्शन होता है। और आज भी मैं आईएएस ऑफिसर के रूप में पोस्टेड हूँ, नौकरी छोड़ने का प्लान है। तो द हिंदू न्यूज़ पे आते हैं, और मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि आप 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़िएगा, बहुत सारा मिलेगा, कुछ नहीं, समय की बर्बादी है। हमारे साथ आइए, आधे घंटे में 750 रुपये मंथली पे सिर्फ इस ऐप पे जुड़ जाइए, रीसा आईएएस ऐप पे, और वहाँ आधे घंटे हमारे साथ 11 से 11:30 रहिए, और उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। 360 डिग्री प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि हम वो चीज़ बताएंगे और उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये ज़्यादा ज़रूरी बताएंगे। तो द हिंदू कल का न्यूज़ था ये, हम एक दिन पीछे चलते हैं आपकी जानकारी के लिए। ये डिसीजन था, केस अगेंस्ट तमिलनाडु गवर्नर नॉट मेंटेबल, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। इसका बैकग्राउंड ये है कि तमिलनाडु के गवर्नर होते हुए ऑरोविलो फाउंडेशन के वो सदस्य भी थे। तो उसी पे किसी ने केस किया कि 2 पद एक साथ नहीं रख सकते, 2 पद का जो है पद का लाभ आप नहीं ले सकते, ये केस था। तो लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि ये मेंटेबल नहीं है, ये हमारे लायक, सुनने लायक नहीं है। ये क्वेश्चन इस पे बनेगा कि क्यों सुनने लायक नहीं है। तो आप इसमें ये देखिए, वो व्यक्ति जो गया, वो गया रिट पिटीशन दायर करके। आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन दायर होती है, ये आपको मालूम है, और सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत होती है। तो उसने जो है एक रिट दायर किया जिसका नाम है क्यू वारंटो। ये मौलिक अधिकारों के बाद रिट पिटीशन आपको जो 5 मिला हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये अधिकार परीक्षा वाला जो रिट है वो ये है कि आप किसी भी सरकारी सेवक से पूछ सकते हैं कि आपको किसने यहाँ बैठाया, आपको कलेक्टर की कुर्सी पे बैठने का क्या प्राधिकार है। ऐसा तो नहीं कि फर्जी आके बैठ गए हो। ये तो अधिकार परीक्षा रिट क्या कहती है कि आप सरकारी पद पे आसीन व्यक्ति के विरुद्ध ये जानकारी मांग सकते हैं कोर्ट से या एग्जीक्यूटिव से पहले कि इनको इस पद पे बैठाने के लिए क्या अधिकार था, क्या प्राधिकार है, दिखाया जाए मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि त्रिवेंद्रम या 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर कैसे बना, उसको पोस्टिंग, उसका प्राधिकार क्या है, मैं पूछ सकता हूँ। हो सकता है फर्जी अंचलाधिकारी बैठा हो। तो आपको पहले रिट जो क्यू वारंटो, ये आपको पता चल गया, इसमें ये जानने की चीज़ है और आप पहले से जानते हैं, मुझे मालूम है। उसके बाद कह रहा है, ये गवर्नर साहब का नाम लिखा है, क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी अंडर विच ही इज होल्डिंग द ऑफिस while simultaneously serving as the chairman of the board of governors of the Auroville Foundation in Pondicherry। जो मैं बोल रहा था, वो चेयरमैन भी थे। तो इसमें दूसरा शब्द देखिए, ऑरोविलो। ऑरोविलो कहाँ है, एक क्वेश्चन बनेगा जीएस में, प्री में आएगा, क्योंकि चर्चा में आ गया ना। तो पहला तो क्यू वारंटो पे आ सकता है सवाल, जो मैंने बता दिया। ऑरोविलो पौंडीचेरी में है, एक जगह है ऑरोविलो, कभी मौका मिले तो जाइएगा। और दूसरा चीज़ है कि ऑरोविलो दुनिया का सबसे पहला वैश्विक ग्लोबल विलेज का दर्जा उसको मिला था। तो ऑरोविलो फाउंडेशन का चेयरमैन होना और गवर्नर होना,
ये दो पद आप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पद जो है प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। ये उसका कहना था। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, ये देखिए, रिट पिटीशन अगेंस्ट द गवर्नर कुड नॉट बी इंटरटेन। रिट पिटीशन, वारंटो रिट हो गया, could not be entertained in view of the immunity enjoyed under 361। ये याद रखिए, अंडर 361 आर्टिकल जो है, गवर्नर को ये प्रोटेक्शन मिला, इम्यूनिटी मिली है, प्रतिरोधक क्षमता वाली इम्यूनिटी, कि कोई जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि 361 के तहत उनको प्रोटेक्शन मिला है कि गवर्नर जो है अपने किए गए कार्यकलापों के लिए उसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। उसके जो कार्य प्रणाली है, उसकी अपनी जो डिसीजन है, उसका अपना जो निर्णय है, उसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है भाई। तो उसने, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई उसको इम्यूनिटी मिली है आर्टिकल 361, याद रखिएगा। तो की वारंटो याद रखिएगा, और ओविलो याद रखिए, और आर्टिकल 361 याद रखिए। ये यही 3-4 चीज अभी तक इसमें काम का है। और आर्टिकल 163 क्या कहता है कि वो अपने विवेक से काम करेगा, मंत्रियों की सलाह मानना या न मानना कुछ एक्सेप्शंस में उसको छूट देता है। वो आर्टिकल है 163(1), जो डिस्क्रिशनरी पावर उसको देता है 42nd अमेंडमेंट के तहत। और मजे की बात देखिए कि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या है। ये सब इसलिए छोड़ा हुआ है कि जब जैसी जरूरत हो वैसा अर्थ आप निकाल लीजिए। जब आपको कहना हो कि आधा भरा गिलास है तो कहिए आधा भरा है, जब आपको पसंद ना हो तो कह दीजिए आधा खाली तो है ही। तो इसलिए ये भी मजे की बात देखिए, तो गवर्नर के ऊपर जो केस उसने दायर किया उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट कि आर्टिकल 361 के तहत उसको इम्यूनिटी मिली हुई है, उसको प्रोटेक्शन मिला है, हम उसके द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकते, हम नहीं इंटरटेन करेंगे, हमारी पावर ही नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो गवर्नर के बारे में जब आपको हम पढ़ाएंगे पॉलिटी में तो और डिटेल में ले जाएंगे, लेकिन इतना चीज़ याद रखिए। तो 163 बताया हमने, उसके तहत उसको डिस्क्रिशनरी पावर है। अब देखिए, ये है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये अक्सर आता है, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद से क्या समझते हैं। ठीक है। और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, इसके बारे में ये महोदय क्या बोल रहे हैं, पेरियार के थे ये, filed that writ petition contending that the post held by the governor in the Auroville Foundation was an office of profit, since it provides for payment of salary and other allowances apart from leave, pension and so on. In an affidavit, the petitioner contended that Article 158(2) of the Constitution prohibits governor from holding any other office of profit, and therefore Mr. Ravi must be called upon to explain authority. उन्होंने ये बात कही कि भाई लाभ का पद जो है आर्टिकल 158(2) के तहत संविधान जो है दूसरा दोहरा लाभ का पद जो है नहीं लेने के लिए मनाही करता है। तो सवाल ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या। वो इंडियन पार्लियामेंट्री एक्ट है 1950 या 52 का, जो अलग ही कहानी सुनाता है। उसके डेफिनेशन के हिसाब से सांसद, विधायक, मंत्री भी लाभ का पद नहीं है। कितना अजीब लग रहा है। तो ये पार्लियामेंट कानून बनाता है, इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 1952 का, जो ये
संसद कानून बनाता है कि कौन सा पद लाभ का है या नहीं है। पहली बात, अगर कुछ पद छूट गए हो तो सरकार, संसद जो है उस पद को फिर से डाल देती है कि ये भी लाभ का पद नहीं रहा, चलो आगे बढ़ो। जैसे अगर आप आईएएस हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नहीं लड़ सकते क्योंकि आप लाभ के पद पे हैं। और मुरली मनोहर जोशी साहब फिजिक्स के प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहते हुए एमपी का चुनाव लड़ते थे क्योंकि वो लाभ का पद नहीं था। अब आप देखिए विरोधाभास। तो जब जैसी तब तैसी। तो इसने डिटेल में मत जाइएगा, नहीं तो आपकी कहानी जो है फंस जाएगी। तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हाई कोर्ट ने कहा भैया ये लाभ का पद है या नहीं, आप जाइए राष्ट्रपति जी से पूछिए, आप अथॉरिटी से पूछिए, मैं नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता क्योंकि इनको 361 के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है, मेरे पावर से बियॉन्ड है। घर जाइए आप, अब जाके दूसरे से पूछिए। इसीलिए रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू नंबर द रीट पिटीशन एंड लिस्टेड इट बिफोर द बेंच फॉर डिसाइडिंग इट्स मेंटेबिलिटी। मतलब कि हाई कोर्ट ने पहले झटके में उसको लिस्टिंग करने के लिए ही मना कर दिया, बोला भैया हम लिस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब इसमें ये बता रहा है कि वो कब जो है गवर्नर बने, कब क्या थे, ये सब चीज़ें दिया है। सेक्शन 13 ऑफ द ऑरोविले फाउंडेशन एक्ट 1988 में कहा गया है कि ये जो है पोस्ट ऑफ चेयरमैन इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये झगड़ा जो है आप यहाँ मत सुलझाइए, जाके सही जगह आप उठाइए। सरकार भी क्या करती है, अगर वो लाभ का पद की श्रेणी में आता होगा तो उसको लाभ के पद से हटा देगा एक बना देगा, उसकी तो मर्जी है। इंडियन पार्लियामेंट्री एक्ट है, वो यही काम ही करता है वो एक्ट। तो गवर्नर के बारे में दो चार चीज़ आपको जानने को मिला। पहला कि 163(1) के तहत उसको डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको स्पेशल पावर जो है मिली हुई है। तो वो सलाह के हिसाब से, मंत्री परिषद की सलाह के हिसाब से काम करे, ये जरूरी नहीं है। और वो डिस्क्रिशनरी पावर 163 में क्या है ये डिफाइन नहीं है, ये आप जान लीजिए। और दूसरा कि सबसे बड़ी बात जो है इसमें ये है कि आर्टिकल जो 316 था उसके तहत जो है न्यायालय जो है उसके किए गए कामों की समीक्षा या रिव्यू कर ही नहीं सकती, बात ही खत्म हो गई। और राज्यपाल को कैसे आप हटाएंगे, उसको हटाने की जो प्रक्रिया होगी, क्या होगी, ये भी कहीं एनलिस्टेड नहीं है। ये माना जाता है कि भ्रष्टाचार और ये सब मामलों के आधार पर उनको जो है हटाया जा सकता है और उनको पुनः रीअपॉइंट किया जा सकता है। इतनी बात जान लीजिए। और गवर्नर की शक्तियां कई मामलों में राष्ट्रपति से भी ज़्यादा है। मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है, जबकि संघ में राष्ट्रपति बाध्य है। बस वो यथासंभव वाला सेक्शन में खींचते रहे, वो अलग चीज़ है। दूसरा कि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति से ज़्यादा दूसरे मामले में कहाँ है कि कुछ राज्यों के राज्यपाल, जैसे आसाम के राज्यपाल जो हैं, वो तय कर सकते हैं कि कितना जो है रेवेन्यू मिनरल्स से जो आता है उसमें से कितना % रेवेन्यू जो है असम के ग्राम पंचायत जो हिल काउंसिल है उसको दिया जाएगा। तो ये पावर उनकी ज़्यादा हो गई कि नहीं हो गई? उनको हटाने की प्रक्रिया ही नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है। तो ये तब तक रह सकते हैं जब तक कि जो है राष्ट्रपति की इच्छा हो। तो ये 2-3 मामले, फिर उनको बगल वाले केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त किया जा सकता है गवर्नर के साथ साथ। और जब वो गवर्नर के साथ एडमिनिस्ट्रेटर अगर अंडमान निकोबार का नियुक्त हो गए तो मंत्री परिषद की बात मानना उस राज्य के, उस यूनियन टेरिटोरी के संदर्भ में जरूरी नहीं है। तो
3-4 जगह उनकी पावर जो है राष्ट्रपति के पावर से भी, फिर वो किसी भी बिल को अगर उचित समझते हैं कि इसका मंजूरी नहीं देना है तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो ये आता है कि गवर्नर की शक्तियाँ राष्ट्रपति की तुलना में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इनलिस्ट करिए। तो वो सब चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो आप इनलिस्ट कर दीजिए और उसके बाद जो है उसे क्लोज कर दीजिए। तो ये जो गवर्नर वाला आया है डिसीजन, वो आपको आर्टिकल्स जो हमने बताए 361, 163 ये सब याद रखिए, क्यू आरंटो याद रखिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है। क्लियर है। अब चलिए दूसरे न्यूज पे चलते हैं। पेज नंबर 9 था। हाँ ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक, नहीं ये तो कुछ और खुल गया। हाँ ये है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर अ स्टाफ टेकिंग पार्ट इन अ स्ट्राइक। ध्यान दीजिए, सरकारी सेवक बनने के बाद, ये केस है बेसिकली कर्नाटका में बस चलाने वाले ड्राइवरों और स्टाफ का स्ट्राइक हुआ था 8-10 महीने पहले। तो उस पर सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। किसके खिलाफ? जो लोग सरकारी कर्मचारी उस स्ट्राइक में भाग लिए। उसके बाद ये लोग केरला हाई कोर्ट में चले गए। सॉरी, ये कर्नाटका नहीं, केरला स्टेट है, के से दोनों हो जाता है। कहाँ का है ये भूल जाइए। वो बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट का वो केस हो सकता है। तो आप वहाँ मत जाइए, आप सीधे सीधे आइए कि केस क्या था। इन लोगों ने जो है स्ट्राइक किया था, और स्ट्राइक करने के बाद उसमें से तमाम लोगों के खिलाफ जो है सरकारी सेवक होने का कंडक्ट रूल अप्लाई हो गया। तो आप चीज़ को समझ लीजिए, इसमें समझने की चीज़ जो है इसमें लिखा नहीं है। इसमें सिर्फ वो बातें दिया है कि केस क्या हुआ, और हाई कोर्ट में गए शरण मांगने तो हाई कोर्ट ने क्या कह दिया कि द सैलरी ऑफ इतना एम्प्लॉय वाज विदहेल्ड फॉर स्ट्राइकिंग वर्क ऑन March 28 and that of itna employee on March 20. The state also said that disciplinary action was taken against 24 employee 24 who were absent on March itna and itna. The court took note of the government statement and the steps taken against the worker who had participated in the strike. कोर्ट ने संज्ञान ले लिया कि गवर्नमेंट ने क्या बोला। बाकी जो है कोई रिलीफ इनको मिली ऐसा नहीं है। द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट द प्रोविजन ऑफ केरल सर्विस रूल। देखिए, आप जो कि नौकरी में आ रहे हैं तो नौकरी में आने से पहले ये सब चीज़ें सीख लीजिए। अदरवाइज वो पटना हाई कोर्ट जो है पटना के डीएम को ऐसे दुत्कार रहा था कि आप वो वीडियो देखें तो अजीब लगेगा। टू whom you are required to take prior permission, you are district magistrate, you are sole authority. If you are not sole authority, then what for you are posted in Patna district collector? To whom you want to get any approval? To whom? वो अपना घिघिया रहे थे बेचारे। तो आपकी वो स्थिति ना हो, वो ध्यान रखिए। इसलिए ये सब जानना जरूरी है। That the participation of any government employee in a strike in violation of the provision of the government servant conduct rule affecting the normal life of the public and public exchequer was not protected by the constitution. कंडक्ट रूल के हिसाब से जो है आपने जो है पब्लिक और राजकोष का जो है संविधान के हिसाब से प्रोटेक्शन आपने नहीं किया। किसने? केरल के एम्प्लॉय जो स्ट्राइक पे गए थे। ये देखिए, नेशनल स्ट्राइक हेल्ड ऑन इतना एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये देखिए,
डिवीजन बेंच ऑफ द कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्ट्राइक करना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। आप कहिएगा कि साहब ये तो बड़ा अत्याचार कर रहे हैं आप लोग, हमको हड़ताल भी नहीं करने दे रहे हैं, गैर संवैधानिक बता रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से आप स्ट्राइक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा प्री में कि हड़ताल करना, स्ट्राइक पे जाना आपका मौलिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या प्राकृतिक न्याय है? इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इस पे बनेगा कि स्ट्राइक पे जाना किस नियम के तहत अवैधानिक नहीं है। तो देखिए प्रोटेक्शन आपको मिला है, लेकिन वो कुछ लिमिटेशंस के लिए मिला है। आप स्ट्राइक कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते। कौन करेगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1957 के तहत आने वाले कर्मचारी कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहाँ लागू होगा? जहाँ इंडस्ट्रीज होगी ना। तो केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज तो है नहीं। इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं? जहाँ पे कल कारखाने हो, जहाँ पे उत्पादन भौतिक रूप से होता हो, उसकी एक डेफिनेशन इंडस्ट्रीज की। कल को दिल्ली में दूध सप्लाई करने वाली मदर डेयरी या वो स्ट्राइक कर दें 4 दिन, डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएं, तो राजकाज सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी ना, मेट्रो बंद हो जाए। तो इसके लिए एक प्रोटेक्शन है, दैट इज कॉल्ड इस्मा। इस्मा याद रखिएगा, ये बहुत आता है। इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1980 का है, जिसपे कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं के लिए, जो इसेंशियल जरूरी सेवाएं हैं, उसके लिए आप हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और लोग मरने की कगार पे पहुंचने लगेंगे। अब हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर सब हड़ताल पे, आप मर रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई दूध दवाई की नहीं होगी, तब मर जाएंगे। तो एस्मा के तहत जो है आवश्यक सर्विसेज वाले तो हड़ताल कर ही नहीं सकते। तो ये हड़ताल जो इन्होंने किया वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत नहीं किया, क्योंकि वो एक्ट इन पे लागू भी नहीं होता, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज ही नहीं है। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि भाई हड़ताल करना क्या गैर कानूनी है? किसी ने कह दिया हाँ गैर कानूनी, नहीं कर सकते। यही फर्क है हमारे पढ़ाने में दूसरों के पढ़ाने में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हड़ताल करना भी वैधानिक लीगल है आपके लिए, लेकिन किसके लिए? जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1957 के तहत आने वाले कर्मचारी हैं। अब देखिए पासा पूरा पलट गया। ये जानना जरूरी है। उसका ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसके आर्टिकल 21 में शायद दिया हुआ है, सेक्शन 21 या वो भूल जाइए। उसमें क्या दिया है कि आप नोटिस देते हुए, 15 दिन की नोटिस एम्प्लॉयर को देते हुए, और अगर आप मान्यता प्राप्त यूनियन है तो, ये कंडीशन है। तो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन श्रम संगठन है पहली बात, तो आप नोटिस देते हुए तब जाएंगे हड़ताल पे जब उससे पहले की नेगोशिएशन और डायलॉग से बात नहीं बनी हो। क्लियर है? तो हड़ताल करना क्या हुआ ऑप्शन? आपका कानूनी अधिकार है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए वैधानिक अधिकार है और उसकी प्रोसीजर है। तो इस आर्टिकल के हिसाब से तो आप कहेंगे साहब वो तो हाईकोर्ट ने ऐसे कह दिया, इसमें जो लूप होल है वो आपको पता ही नहीं है, और आपने इस डिसीजन को जनरलाइज लागू कर दिया, ये कह के पढ़ा भी दिया कि साहब वो लीगल नहीं है।
ऐसा पढ़ाए हुए देखा हमने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट का। उसमें किसी ने पूछा कि प्रोटेस्ट और स्ट्राइक हड़ताल में क्या फ़र्क है, उन्होंने कह दिया वो छोटा मोटा है वो, जबकि टेक्निकल फ़र्क है। तो चलिए उस पर ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे, इतना आप जान लीजिए बहुत है। उसके बाद आपका कंडक्ट रूल क्या कहता है, जब आप सरकारी कर्मचारी अधिकारी बन जाते हैं तो हर स्टेट का अपना सेवा नियमावली है, कंडक्ट रूल है, और उस सेवा नियमावली के तहत आप गवर्न होते हैं। जैसे आप आईएएस बन जाएंगे तो उसके लिए अखिल भारतीय सेवा नियमावली है, केंद्रीय सेवा नियमावली है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। तो उसमें मोटा मोटी प्रोविज़न याद रखिए कि जब आप सरकारी कर्मचारी चाहे चपरासी बने चाहे कलेक्टर बने, बहुत सारे प्रतिबंध है आप पे। जैसे आप चुनावी सभा में भाग नहीं लेंगे, सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, आलोचना नहीं करेंगे जो भी सरकार होगी। अगर आपने आलोचना किया तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आप जो है कोई असभ्य आचरण नहीं करेंगे पब्लिक प्लेस पे। अब वो जो बिहार यूपी में बहुत लोग शिकार हो जाते हैं वो डांस ड्रामा में नथुनिया पे गोली मारे वाले गाने पे, वो सब इसी में फंसते हैं, असभ्य आचरण। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे असभ्य वातावरण रिफ्लेक्ट हो रहा हो तो आप वहाँ कम से कम जो है सब असभ्य की तरह व्यवहार न करें, सब तरीके से व्यवहार करें। आप जो है चंदा नहीं देंगे किसी राजनीतिक दल को, आप जो है किसी के साथ उधार लेन देन नहीं करेंगे रेगुलर। 2-4 साल पे किसी से 2-4 हज़ार ले लिया ठीक है, लेकिन किसी से जो है कर्जा नहीं लेंगे। हर साल अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को बताएंगे। आप कोई निजी काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन लेंगे। तो बहुत सारे सेवा नियमावली में कंडीशंस दी हुई है। तो आप इतने रेस्ट्रिक्शंस में बंधे हुए हैं, लेकिन मज़े की बात है कि ये सब किताबों में होता है, व्यवहारिक रूप से इसको तब इस्तेमाल में ज़्यादातर लाया जाता है जब आपके खिलाफ कोई टारगेट करता है। अदरवाइज पूरी नौकरी बीत जाती है, आपको मालूम ही नहीं है कितना आपने कंडक्ट रूल का वायलेशन कर दिया। तो इन लोगों ने कंडक्ट रूल का वायलेशन क्या किया, स्ट्राइक करके। तो उसी सेवा नियमावली के तहत सरकार ने भी कईयों को रिमूव कर दिया है ना। 24 एम्प्लॉय। तो ये है पूरी कहानी। अब आप इसको समझ गए कि क्या होता है स्ट्राइक। और ध्यान रखिए स्ट्राइक कानूनी अधिकार है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1957। ये क्वेश्चन आएगा और आप जरूर गलत करेंगे, क्योंकि न्यूज़ ने भी कहा हाँ तो सब गैर कानूनी है। अरे गैर कानूनी उसके पर्टिकुलर रोडवेज की बस के कर्मचारियों के लिए कहा, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत गवर्न नहीं होते हैं। क्लियर है। तो ये फ़र्क है, बाकी तो आप समझदार आदमी हैं। थैंक यू वेरी मच। आते हैं नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं 5 मिनट ब्रेक के बाद। और इस अपेक्षा और उम्मीद के साथ कि आपकी नियति बदलने के लिए हम आए हैं, और ये मेरा दावा है कि हम दूसरे से बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं हैं और नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में हम सबसे आगे हैं कि आपको परीक्षा कैसे पास करनी है, वो टेक्निक हमारे पास है और हम आपकी नैया पार कराएंगे। हमारा टैगलाइन है कि आईएएस बाय द आईएएस, वी मेक आईएएस नॉट प्रोफेसर। थैंक यू वेरी मच। चले जाइए अब प्रीसा आईएएस ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए और इन्जॉय करिए उस पर फ्री और पेड कोर्सेज का। शुक्रिया, धन्यवाद, सब है।